नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनीज में बजट 2023 जो आज से 10 दिन पहले पार्लियामेंट में रखा गया, तो ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनीज की टैक्स ट्रीटमेंट में क्या नए प्रपोजल्स लाए हैं, क्या नए बदलाव लाए गए हैं, क्या अमेंडमेंट्स हैं। ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनी की टैक्स कंप्लायंस को और ज़्यादा सख्त बनाया गया है। इन सब पर यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं, आज का मेरा ये वीडियो 2 हिस्सों में है। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी को चलाते समय सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टैक्स एग्जम्पशंस को लेके बेसिक न्यूएंसेस क्या हैं इस सेक्टर की, तभी आप अपने ट्रस्ट को सक्सेसफुली चला पाएंगे। ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनी में ये फर्स्ट रिजीम क्या है, सेकंड रिजीम क्या है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डोनेशंस कितने प्रकार की होती हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम क्या है, ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा सही समय पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना जरूरी है, एग्जिट टैक्स क्या है। इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद ही एज ए लेमैन आप बजट 2023 में एनजीओस के लिए क्या बदलाव किए गए हैं उसे समझ सकते हैं। अगर आप ये सब बेसिक जानते हैं तो सीधे इस बजट को आप नेक्स्ट पार्ट में सुन सकते हैं, बजट प्रपोजल्स को। लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, मैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगा। इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस इन सब इश्यूज को डील करते हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर सुन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी में ये फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, इस फर्स्ट रिजीम सेकंड रिजीम को आप इंडिविजुअल पर्सनल टैक्स की न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, उसे बिल्कुल मिक्स ना करें उससे। ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनी की टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम करने के 2 पिलर्स होते हैं। या तो आप एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी होने के नाते सेक्शन 10 क्लॉज 23C की टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या आप सेक्शन 11 सेक्शन 12 की एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक ही एग्जम्पशन को आपको क्लेम करना होगा। तो सेक्शन 10 क्लॉज 23C इनकम टैक्स स्टैट्यूट में पहले आता है, इसलिए वो एनजीओस जिनके पास सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन होता है, जो सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, उसे हम फर्स्ट रिजीम ऑफ एनजीओस कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओस सेक्शन 12AB में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और इनकम टैक्स कानून की सेक्शन 11 सेक्शन 12 के अनुसार अपनी टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। ऐसे एनजीओस को हम सेकंड रिजीम ऑफ एनजीओस कहते हैं। पिछले 4 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों रिजीम को एट पार लाने में लगा हुआ है। बहुत सारे बदलाव पिछले 3-4 सालों में किए गए हैं। प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस इन 2 रिजीम्स में अब कोई बहुत खास मेजर डिफरेंस नहीं रह गया है। नंबर 2, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या है, फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या है। वीडियो के पहले हिस्से में जितनी आप टर्म्स सुन रहे हैं, वीडियो के अगले हिस्से में जब हम बजट प्रपोजल्स की चर्चा करेंगे, वहां एक एक डॉट कनेक्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूं और इन्हीं बेसिक टर्म्स में बजट 2023 में क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं ये बताया जा रहा है।
सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनी को जो टैक्स एग्जम्पशन दी जाती हैं उसके लिए दो बेसिक रजिस्ट्रेशंस होते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से एक। और डोनर को भी टैक्स बेनिफिट मिल सके उसके लिए ATG का रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन एज ऑन डेट NGOs के लिए लर्निंग लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग दिया जाता है, इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस फाइनल दिया जाता है। ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनी में भी ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं जिसके आधार पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, पहले आपको प्रोविजनल दिए जाते हैं, फिर इसे फाइनल दिए जाते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल की होती है, इसमें एक एक्सेप्शन छुपा हुआ है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 सालों की होती है। 5 सालों के बाद इसे बार बार, हर 5 साल के बाद आपको इसे रिन्यू कराना होगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है 3 साल होती है, लेकिन यदि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू कर चुके हैं तो आपको चैरिटेबल एक्टिविटीज़ शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। यहां बहुत सारे NGO से चूक हो रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशंस कितने प्रकार की होती हैं? डोनेशन 3 प्रकार की होती हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। जर्नल डोनेशन, एनोनिमस डोनेशंस और कॉर्पस डोनेशंस, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है आप उस वीडियो में सुन सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या बला है? एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम किसे कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम, देखिए ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज में इनकम टैक्स कानून कैसे काम करता है। सभी NGO से कहा जाता है जो आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स हैं, जो भी आपने डोनेशंस, अदर रिसिप्ट्स जो भी आपने इकट्ठा किया है, यदि आप इसे वापस खर्च कर देंगे अपनी NGO की मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में, तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं मांगती। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक NGO ने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन इकट्ठा किया। नाउ एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 10 क्लॉज 23C के तहत यदि इस 1 करोड़ रुपए को ये NGO खर्च कर देता है अपने ही मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में, सो कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एक तरफ देयर इज द रिसिप्ट ऑफ इनकम 1 करोड़ रुपीस। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस 1 करोड़ रुपीस ऑन द परसुएंस ऑफ योर मेन ऑब्जेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम को अप्लाई करते समय थोड़ी सी लिबर्टीज भी आपको दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक NGO को एक रिलैक्सेशन दी गई है कि 1 करोड़ रुपया खर्च करते समय आप अपनी मर्जी से मैक्सिमम 15% बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी इंटीमेशन के इसे आप भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए में से 15% यानी कि 15 लाख रुपए आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए, भविष्य के लिए आप संचित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्री एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। अब एक और कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडीशनल एक्यूमुलेशन, या इसे हम स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। एक ट्रस्ट ने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए की डोनेशंस इकट्ठे की, लेकिन उसमें से इस NGO ने खर्च किए हैं केवल 50 लाख रुपए। तो सवाल ये उठता है, 1 करोड़ रुपए में से खर्च किए 50 लाख रुपए, बाकी बचे 50 लाख रुपए। नाउ ग्रोस रिसिप्ट्स जो आपकी 1 करोड़ रुपए हैं, इसका 15% आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं भविष्य के लिए, बाकी बचे 35 लाख रुपए। इस 35 लाख रुपए पे सरकार कहती है आप अभी इसी समय टैक्स पे कर दीजिए, या यदि आप सरकार को एक वायदा करने को तैयार हैं डिपार्टमेंट को
कि इस 35 लाख रुपए को भी आप भविष्य के लिए संचित करना चाहते हैं, मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, और इसको आप यहाँ वहाँ कहीं नहीं लगा सकते। इसको आपको सेविंग्स अकाउंट में जमा कराना है, करंट अकाउंट में जमा कराना है, बैंक की एफडीज में लगाना है, पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट्स में जमा रखना है इसको, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में। कुछ इस तरह से सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में एक लिस्ट दी गई है, उन्हीं सिक्योरिटीज में ही इसे आपने इन्वेस्ट रखना है, मैक्सिमम फॉर 5 इयर्स। इस 35 लाख रुपए को आप शेयर मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगा सकते, इस तरह की एग्रेसिव एवेन्यूज में आप नहीं लगा सकते। तो यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एश्योरेंस देने को तैयार हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्म नंबर 9A या फॉर्म नंबर 10 भरकर इंटीमेट करने को तैयार हैं, इस फंड को, इस ईयरमार्क फंड को आप भविष्य के लिए मैक्सिमम फॉर 5 इयर्स संचित करने को तैयार हैं, तो आज आपसे इस 35 लाख रुपए पे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आपसे भविष्य में अपनी संस्था के मेन ऑब्जेक्ट्स पर खर्च कर देंगे। सो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन, कंडीशनल एक्यूमुलेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, टाइमली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, आपके एनजीओ में अगर कोई सबसे मोस्ट डेंजरस, कोई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है तो वो है आपके द्वारा अपने एनजीओ की सही समय पे टैक्स रिटर्न फाइल करना। यदि आप अपने एनजीओ के टैक्स रिटर्न सही समय पे फाइल नहीं करते तो आपको सेक्शन 11, सेक्शन 12 की कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी, आपकी एग्जम्पशन फोरफिट कर ली जाएगी। या आपके पास सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन है तो सेक्शन 10 क्लॉज 23C की जो एग्जम्पशन है उसको फोरफिट कर लिया जाएगा उसको। ये बहुत ही खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक ट्रस्ट हैं, इस ट्रस्ट में आपने 10 करोड़ रुपए की ग्रोस रिसिप्ट इकट्ठी की। आप कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई कॉलेज चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप एनजीओ चला रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की आपने ग्रोस रिसिप्ट इकट्ठी की इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस एंड अदर रिसिप्ट्स, और इसमें से 9 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। केवल 1 करोड़ रुपए ही आपने खर्च नहीं किया है, जो कि 15% की रेंज में आ रहा है कि 15% तो आप भविष्य के लिए कभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस संस्था ने 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के टैक्स रिटर्न, हम मान के चलते हैं ये जो 10 करोड़ रुपए की डोनेशन कलेक्ट की गई है ये फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में की गई है। तो 31 मार्च 2022 को खत्म हुए फाइनेंशियल के लिए इस संस्था को अपनी टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2022 तक भरनी है। इस संस्था ने फाइल नहीं की। अब आखिरी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022, संस्था ने वहां भी फाइल नहीं की। अब आपको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी और इस 10 करोड़ रुपए पर आप पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगा दिया जाएगा। अब उदाहरण क्या है, आपने 10 करोड़ इकट्ठे किए हैं, 9 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, बाकी बचे आपके 1 करोड़ रुपया, जबकि आपके सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन को फोरफिट कर लिया गया है और अब आप पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है लगभग 3.5 करोड़ रुपए की। अगर हम सभी प्रकार के टैक्स रेट, सरचार्ज वगैरह को मिला लें तो 35% की टैक्स लायबिलिटी उसकी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? हालांकि कुछ कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि इस तरह से इतना हार्श कानून नहीं हो सकता, बट एज ऑन डेट कानून इतना ही हार्श है। तो आपको अपनी संस्था में टैक्स रिटर्न सही समय पे फाइल करनी है, नहीं तो ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। आखिरी कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, एग्जिट टैक्स क्या होता है। आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी है, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 12AB की या सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन ली। पिछले 3, 4, 5 सालों से आप एग्जम्पशन ले रहे हैं। नाउ ऑन वन फाइन डे आपने कहा मैं अब इस ट्रस्ट को नहीं चलाना चाहता, या मैं इस ट्रस्ट को किसी दूसरे ट्रस्ट के साथ मर्ज कर रहा हूं जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी मैच नहीं करते हैं,
या मैं इस ट्रस्ट को किसी कॉमर्शियल एंटिटी के साथ मर्ज कर रहा हूं, या मैं इस ट्रस्ट को कॉमर्शियल एंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो पिछले 4-5 सालों में जो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिली है, जिसके कारण आपकी एक हैवी कॉर्पस आपका इकट्ठा पड़ा, उसका क्या होगा? वो एग्जम्पशन तो आपको मिलनी नहीं चाहिए थी बिकॉज ऑफ डिसीजन यू हैव टेकन टुडे। सो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एग्जिट टैक्स मांग लेता है व्हेन यू डिसाइड टू कन्वर्ट योर एनजीओ इनटू ए नॉन एनजीओ एंटिटी। तो आपसे एग्जिट टैक्स मांग लिया जाता है 30% की दर से। अब हम बात करते हैं बजट 2023 में एनजीओस के लिए क्या बदलाव आए हैं। इन्हीं टर्म्स में ही बदलाव आए हैं, इन्हीं टर्म्स को ही और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। क्या बदलाव है? सबसे पहला प्रपोजल, जब एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता है, अभी तक क्या होता आया है, एक ट्रस्ट ए ने ट्रस्ट बी को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। अभी तक ये होता है कि इस 1 करोड़ रुपए को ट्रस्ट ए के लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाता है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से जब एक ट्रस्ट ए किसी भी दूसरे ट्रस्ट बी को कोई डोनेशन देगा, तो दी गई डोनेशन का मैक्सिमम 85% ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। यानी कि ट्रस्ट ए ट्रस्ट बी को 1 अप्रैल 2023 के बाद यदि 1 करोड़ रुपए की डोनेशन देगा, तो इनकम टैक्स कानून के अनुसार माना यह जाएगा कि आपने 85 लाख रुपीस ही खर्च किया है। अब यह प्रपोजल क्यों लाई है सरकार? गवर्नमेंट ने पाया, डिपार्टमेंट ने पाया कि देयर इज ए लेयरिंग ऑफ ट्रस्ट हैपनिंग। ट्रस्ट ए ने 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट बी को ट्रांसफर डोनेशन दे दी, ट्रस्ट बी ने 1 करोड़ रुपए की वही डोनेशन ट्रस्ट सी को दे दी, ट्रस्ट सी ने वो डोनेशन ट्रस्ट डी को दे दी, एंड सो ऑन। हर स्टेज पर हर ट्रस्ट के पास अब तक एक ऑप्शन था कि 15% की इनकम को तो भविष्य के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो जब एक ही डोनेशन को बार बार अगले ट्रस्ट तक जा रहा है, हर ट्रस्ट 15% एक्यूमुलेट कर रहा है, तो अंततः हो ये रहा है कि एक्चुअल में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस में जो खर्च होना चाहिए वो राशि कम हो रही है हर स्टेज पे, विच वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। अब सभी ट्रस्ट के लिए ये कानून बना दिया गया, ये प्रपोजल रखा गया है कि कोई भी ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जब डोनेशन देगा, तो जितनी डोनेशन की राशि दी जा रही है उसका मैक्सिमम 85% ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा टू प्लग द गैप्स। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा चेंज क्या है? अभी हमने डिस्कस किया एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी को पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रोविजनल 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C और सेक्शन 80G के पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं और इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो इनकॉर्पोरेट होते ही, जो पैदा होते ही, सेटअप होते ही साइजेबल चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, इस ट्रस्ट को इसी 1 साल में ही पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करना है। तो इस प्रकार के एनजीओस को एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो रही थी। उस डिफिकल्टी को एड्रेस करने के लिए अब क्या किया गया है कि साहब आपने एक एनजीओ बनाया है और एनजीओ बनाते ही वो साइजेबल चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को बाईपास करते हुए इस ट्रस्ट के पास सीधा एक ऑप्शन है कि आप इमीडिएटली सीधे ही फाइनल रजिस्ट्रेशन को आप अप्लाई कीजिए, इग्नोरिंग द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तीसरा चेंज ये है, पिछले 2-2.5 सालों में यानी कि 1 अप्रैल 2021 से पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं हर एक प्रकार के ट्रस्ट को पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना था और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना था, या पुराने कानून के अनुसार जिन ट्रस्ट के पास पिछले 31 मार्च 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन थे उनको भी फाइनल रजिस्ट्रेशन में अपने आप को री रजिस्टर करना था। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट ने
12 फॉर्म नंबर 10A पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय गलत तथ्य दे रखे हैं, गलत सूचनाएं दे रखी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि जब आप 12AB/ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12AB/ATG सेक्शन 10 क्लॉज 23C का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते समय कोई माइंड अप्लाई नहीं करता, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है। लेकिन बहुत सारे एनजीओस अनाप शनाप गलत इंफॉर्मेशन, गलत अटैचमेंट फाइल लगाए जा रहे हैं और उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी हो गया है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बजट के प्रपोजल में तीसरा प्रस्ताव ये डाला है कि यदि किसी ट्रस्ट ने गलत जानकारियां देकर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसे ग्रांट हो गया है, तो इसे एक स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपको 12AB/ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलना ही नहीं चाहिए था। स्पेसिफाइड वायलेशन पे आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है और जो टैक्स एग्जम्पशन आपने ली है, जो बेनिफिट्स आपने लिए हैं, उस पर सीधे 30% टैक्स आपसे वसूला जा सकता है। चौथा पॉइंट, एग्जिट टैक्स में एक बदलाव किया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एक एनजीओ है, आपने प्रोविजनल 12AB/ATG का रजिस्ट्रेशन दिया है और आप अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल डोनेशंस ही कलेक्ट कर रहे हैं और आप डोनेशंस कलेक्ट करने के बाद अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट के पास जा ही नहीं रहे हैं। तो जो आपने टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर ली हैं, जो डोनेशंस हमने इकट्ठी कर ली, इसका क्या होगा? इस पे फिर से एग्जिट, मतलब इस पे एग्जिट टैक्स लगाया जाएगा इस पे। मीनिंग देयर बाय, यदि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाने के बाद टैक्स पेयर एनजीओ, असेसी एनजीओ फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए प्रोसीड नहीं करता है, तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के तहत उसको जो टैक्स बेनिफिट मिल चुके हैं वो गलत मिले हैं। ऐसे में माना जाएगा एग्जिट टैक्स के प्रोविजन इस पर लागू हो जाएंगे और इसे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है? फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 को भरने की जो ड्यू डेट है उसमें 2 महीने का एडवांसमेंट किया गया है। फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 भर के ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंडीशनल एक्यूमुलेशन की इंटीमेशन देते हैं। फिलहाल कानून क्या है? फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 भरने की ड्यू डेट वही है जो एक एनजीओ के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है, यानी कि 31 अक्टूबर। एनजीओ के ऑडिटर को भी एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट 1 महीना पहले है, यानी कि 30 सितंबर। अब प्रैक्टिकली जब एक ऑडिटर अपने एनजीओ क्लाइंट की ऑडिट करता है और उसमें कुछ सूचनाओं को सर्टिफाई करता है, तो वो इस पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि फॉर्म नंबर 9A और फॉर्म नंबर 10 भरने की तारीख तो अभी 31 अक्टूबर है। तो 30 सितंबर जो आखिरी तारीख है एक ऑडिटर के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने की, प्रैक्टिकली उसके पास एक डिफिकल्टी होती है कि वो ऐसी सूचनाओं को कैसे सर्टिफाई करे जो अभी भविष्य में की जानी है। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए अब फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 की डेट को 2 महीने पहले कर दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम बाय 31 अगस्त, यानी कि 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर की एक एनजीओ के द्वारा टैक्स रिटर्न भरी जाएगी 31 अक्टूबर 2023 को। इस एनजीओ का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेगा मैक्सिमम 30 सितंबर 2023 तक, और ये एनजीओ फॉर्म नंबर 9A, फॉर्म नंबर 10 फाइल करेगा मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 31 अगस्त 2023। अब ऑडिटर को सितंबर के महीने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते समय वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी जो अब तक आ रही थी। इस डिफिकल्टी को एड्रेस करने के लिए डेट में बदलाव किया गया है। आखिरी पॉइंट, अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। बजट के प्रपोजल्स में
एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जो अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट है वो भी एनजीओस को नहीं लेने दिया जाएगा। अपडेटेड रिटर्न क्या है? यदि किसी भी टैक्स पेयर ने पिछले 2 सालों के टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, ड्यू डेट के बाद भी नहीं भरी है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने कुछ लेट फाइलिंग फीस पे करके, एडिशनल इंटरेस्ट पे करके, कुछ एडिशनल इनकम टैक्स डिमांड पे करके वो रिटर्न भर सकता है। तो इस वीडियो के पहले हिस्से में मैंने डिस्कस किया कि एक ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा सही समय पे टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल जो अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो एनजीओस जिन्होंने सही समय पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी पिछले के सालों में, तो अपडेटेड रिटर्न भर के वो सेक्शन 11-12 का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा ना हो जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट ने बजट में खास तौर से क्लैरिफिकेशन दी है। एक एनजीओ को अपनी टैक्स रिटर्न मैक्सिमम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस 31 दिसंबर तक फाइल करनी है। उसके बाद आपका सेक्शन 11-12, सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन को सीधे ही उड़ा दिया जाएगा। आपको कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा और आपसे ग्रॉस रिसिप्ट्स पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे किया जाएगा। सो ये बजट 2023 के कुछ प्रपोजल्स हैं जिसको हमने चर्चा की। कुछ आपके सवाल हैं तो मुझे ज़रूर लिखें, मुझे उसका जवाब देने के लिए हमेशा इंतज़ार रहता है। और मैं समझता हूँ अपने एनजीओ को सक्सेसफुली टैक्स एफिशिएंटली चलाने के लिए ये वीडियो सचमुच में आपके बेहद काम आएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।